मेरा बेटा मेरी तरह जहरीला भी है और चालाक भी, वो अपना बचाव करना जानता है। सांप को झाड़ियों में दाखिल हुए थोड़ी देर हुई थी कि हमारे पीछे आहट सी हुई। मैंने पलट कर देखा तो बूढ़ा मछेरा झोंपड़ी से निकल आया था और चीख चीख कर बाजू हिलाते हुए बोल रहा था, गोली मारो, गोली मारो, मेरे बच्चे मर गए, मुझे भी गोली मारो। वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। सुधा चिल्लाती हुई बोली, देव दादा कुटिया में जाओ। दाई की आवाज गूंजी और बूढ़े मछेरे का सीना खून से रंगीन हो गया। वो गुंडों की रेंज में था। बूढ़ा मछेरा आगे को गिर पड़ा। मैंने धड़ाधड़ 2 फायर किए मगर गुंडे कटे हुए तनों की ओट में थे। सुधा ने लपक कर बूढ़े को उठाया। बूढ़े के सीने से रहा सा खून अबल रहा था। उसकी गर्दन ढिलक चुकी थी। सुधा रगनी ने उसे वहीं डाल दिया। बूढ़ा मर चुका था। वो गजबनाक होकर मेरे पास आई और आते ही उसने अंधाधुंध गोलियां चला दी। मैंने राइफल सुधा के हाथ से छीन ली। बाउली होगी हो, क्यों गोलियां जाया करती हो? उस बूढ़े ने खुद अपनी मौत को आवाज दी थी। सुधा बेदम सी होकर बैठ गई। मैं उसकी राइफल के चैम्बर को लोड करने लगा। उसने गजबनाक होकर कहा, रघु तुम भी मेरे दुश्मन हो, तुम मुझे खूनियों को मारने क्यों नहीं देते? मैंने उसे कोई जवाब ना दिया। उसकी भरी हुई राइफल अपने करीब रख ली और मोर्चे के पत्थरों में से दुश्मन के मोर्चे की तरफ देखा। वो अभी तक वहीं दुबके बैठे थे। सुधा ने एक तरफ जोर से थूक दिया और बोली, कोई बात नहीं रघु, नहीं तो ना सही, मेरा बेटा नाग मेरा बदला जरूर लेगा। मेरी निगाहें इन कटे हुए दरख्तों के गिरे पड़े तनों पर लगी थी जिनके पीछे बाकी गुंडों ने मोर्चा बनाया हुआ था। इतने में उधर अचानक गैर मामूली सी हरकत हुई। एक आदमी उछलकर परे गिरा। साथ ही चीख बुलंद हुई, सांप सांप। दाई एक फायर हुआ। सुधा नगनी चिल्लाई, मेरा बेटा नहीं मर सकता, वो बचकर मेरे पास आ जाएगा। उसने एक दुश्मन को डस लिया है। और सुधा नगनी दीवानों की तरह कह के लगाकर हंसने लगी। मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, खामोश, क्यों शोर मचा रही हो? सुधा का सांस फूला हुआ था। वो चुप होकर मुझे जलती हुई कैसरी आंखों से तकने लगी। मैं उसके शाने पर हाथ रखकर कहा, जो मैं कहता हूं इसे गौर से सुनो। मैं दुश्मनों के पीछे जा रहा हूं। तुम मेरे जाने के बाद थोड़े थोड़े वक्फे से 2 फायर करना, ताकि गुंडों को यही ख्याल रहे कि टीले का मोर्चा खाली नहीं है। सुधा नगनी के चेहरे पर अचानक एक नरमी सी आ गई। उसने मेरा हाथ अपने खुरदरे हाथों में लेकर कहा, रघु तुम ना जाओ, मेरा सांप बेटा उन्हें खत्म कर देगा। एक फुनकार के साथ उसका काला सांप नशीबी झाड़ियों से निकलकर उसके पास तेजी से रेंगता हुआ आ गया। सुधा नगनी ने सांप को देखते हुए कहा, तुम मेरे पूत हो, धन हो, धन हो। मैंने राइफल सुधा के हाथ में देकर एक बार फिर समझाया कि मेरे जाने के 5 मिनट बाद वो एक फायर करे, उसके 5 मिनट बाद फिर दूसरा फायर झोंक दे। ये कहता मैं आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ टीले की दरिया वाली साइड की तरफ फैल गया। ये कहता हुआ आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ मैं दरिया वाली साइड की तरफ फिसल गया। अब मैं सर से पांव तक कमांडो बन गया था और एक पाकिस्तानी कमांडो के आगे इन बुज़दिल खूनी गुंडों की कोई हैसियत नहीं थी। टीले से उतरते ही मैंने दरिया के किनारे किनारे शिमाले मशरक की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। मैं कोनियों के बल रेंग रहा था। भरी हुई राइफल और गोलियों का पाउच मेरी पुश्त पर था। बड़ी मेहनत और दुश्वारी से रेंगते रेंगते मैंने निस्फ दायरे का एक चक्कर लगाया और जंगल वाले दरख्तों की कतारों की तरफ बढ़ा। ठीक उसी वक्त टीले के मोर्चे पर से सुधा नगनी ने फायर कर दिया। कटे हुए दरख्तों के पीछे से गुंडों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग से मुझे दुश्मनों की सही पोजीशन मालूम हो गई थी। सुधा नगनी तो एक फायर करके खामोश हो गई, मगर नीचे से बंदूकों के धमाके जारी रहे। मैं इस शोर में ज्यादा तेजी से आगे बढ़कर मट्टी के एक ढेर के अकब में आ गया। यहाँ से मुझे कटे हुए दरख्तों के पीछे छुपे हुए गुंडे नजर आने लगे। ये कुल 4 थे और चारों ने बंदूकें संभाल रखी थी। मैं इन्हें निशाने पर ले रहा था कि सुधा ने दूसरा फायर भी कर दिया। गुंडे बड़ी तेजी से फायरिंग का जवाब दे रहे थे। बीच बीच में वो एक दूसरे को आवाज भी देते थे। उनके करीब ही उस आदमी की लाश पड़ी थी जिसे सुधा के सांप ने डसा था। अब भी इंतजार करने या दुश्मन को मजीद वक्त देने का मौका नहीं था। टारगेट बड़ा क्लियर था, अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। मैंने राइफल की नाल मट्टी की ढेरी के ऊपर से रखी, एक गुंडे को अपनी जद में लिया, निशाना बांधा और फायर कर दिया। गोली उसके जिस्म के परखच्चे उड़ाती दरख्त के तने में घुस गई। उसके बाद कमांडो जैसी फुर्ती से दूसरा और फिर तीसरा फायर कर दिया। एक लम्हे के बाद दूसरा और फिर तीसरा गुंडा भी वहीं ढेर हो गया। चौथा वहीं बंदूक फेंक कर भागा। ये उसकी बदनसीबी थी कि वो उठकर भागने लगा था। अगर वो छलांग लगाकर दरख्तों के तनों की दूसरी जानिब हो जाता तो मैं उसे हलाक नहीं कर सकता था, लेकिन जब वक्त आ पहुंचता है तो जालिम की अकल मारी जाती है। ये उस कातिल गिरोह का आदमी था जिसने मासूम और बेगुनाह गरीब मछेरों के बच्चों को भी अपनी गोलियों का निशाना बनाए बगैर न छोड़ा था। मुश्किल से 2-4 कदम दौड़ा होगा कि मेरी राइफल से निकली हुई चौथी गोली उसकी पीठ में घुसकर उसके पेट को पुर्जे पुर्जे करती हुई आगे निकल गई। वो चीख
की आवाज के साथ मुंह के बल गिर पड़ा और फिर न उठा। मैं कुछ देर वहीं लेटा रहा। जब चारों तरफ सन्नाटा छा गया तो दौड़कर लाशों के पास गया और उन चारों की बंदूकें और कारतूसों की पेटियां उठाई और दौड़ता हुआ टीले के अकब में आ गया। सुधा नगनी मुझे देखते ही मेरी तरफ दौड़ी। उसकी गर्दन से लिपटा हुआ सांप भी शायद खुशी से फुनकार रहा था। मैं बड़ी मुश्किल से सुधा को लेकर नारियल के दरख्तों वाले मोर्चे के पीछे जाकर छिप गया। मैंने बंदूकें और कारतूसों की पेटियां वहीं एक तरफ रख दी और सुधा से कहा, मेरा ख्याल है कि गुंडों के साथी बाकी नहीं रहे, नहीं तो वो जरूर आते। सुधा नगनी माले गनीमत की बंदूकों को उठाकर देखने लगी। मैंने सुधा से कहा, इस लाश को झोंपड़ी में ले जाकर डाल दो। सुधा नगनी ने दरिया के शिमाली साहल के नारियलों की तरफ देखकर कहा, इन गुंडों का सरगुना वो पटेल अभी जिंदा होगा। दादा ने कहा था कि वो अपने डेरे पर होता है। चलो रघु, पहले जाकर उसका काम तमाम करें। मुझे खुद पटेल और उसके मुहाफिज गुंडों की तरफ से तशवीश लगी थी। इतनी फायरिंग हुई थी और पटेल की तरफ से कोई अपने साथियों की खबर लेने नहीं आया था। या तो वहां कोई शख्स मौजूद ही नहीं था या वहां बचे हुए गुंडे मोर्चे बनाकर अपनी और अपने सरगना पटेल की हिफाजत कर रहे थे। ये भी हो सकता था कि वो फरार हो गए हों। अगर वो फरार हो गए तो हो सकता है वो पुलिस की नफरी लेकर वहां पहुंच जाए। मैंने सुधा से पूछा, यहाँ से दरिया के किनारे किनारे चलते जाएं तो अगला बड़ा शहर या कस्बा कितनी दूर होगा? सुधा ने बताया कि एक बड़ा कस्बा वहाँ दरिया किनारे एक दिन की मुसाफत पर था। पुलिस का आना हमारी मौत थी और अभी यहाँ ऐसी कोई कश्ती भी हमने नहीं देखी थी जो दुरुस्त हालत में हो और जिस पर हम बैठकर पहले दरिया और फिर समंदर में सफर कर सके। मुझे ये भी याद आया कि मरने वाले बूढ़े के पटेल वहाँ खुद अपने गुंडों को साथ लेकर उनकी झोंपड़ियों को आग लगाने आया था और इससे साबित होता था कि पटेल अपने डेरे पर मौजूद होगा। अब मुझे ये फिक्र लगी कि कहीं वो फरार ना हो जाए। मैं उसके फरार से पहले वहां पहुंचकर उसे भी कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहता था। मैंने राइफल का चैम्बर भरा और दूसरी भरी हुई राइफल सुधा को दी और उठते हुए कहा, मेरे साथ आओ सुधा, हम पटेल के डेरे पर चलेंगे। मैं दौड़ता हुआ टीले से उतरने लगा। सुधा नगनी भी मेरे पीछे पीछे चल पड़ी। हमवार जमीन पर हम झोंपड़ी के बिखरे हुए सामान में से गुजरते दरिया से हटकर जंगल की सिमत भागने लगे। हमने तेजी से भागकर यह खुला मैदान अबूर किया और घने दरख्तों के नीचे आ गए। यहाँ हमने सांस दुरुस्त किया। मैंने गोलियों का पाउच खोल कर देखा, उसमें अभी 15-20 गोलियां मौजूद थी। सुधा नगनी का सांप अब उसकी कलाई से लिपटा हुआ था और कमबख्त खुशी से झूम रहा था। सुधा ने मुझे अंदाजन वो जगह दूर से इशारा करके बताई जहां पटेल का डेरा हो सकता था। हम दरख्तों के पीछे से होते हुए तेज तेज कदमों से इस डेरे की तरफ चल पड़े। जंगल में दरख्तों की घनी छांव थी। बाहर दरिया किनारे धूप चमक रही थी। यहाँ दरख्त इतने करीब करीब नहीं उगे हुए थे, मगर इन दरख्तों के तने इतने इतने बड़े थे कि बड़े बड़े सतूनों का ऊंची घिन वाला ईवान सा बन गया था। इनमें से मुझे दूर दरिया के किनारे एक छोटी सी मोटर कश्ती खड़ी नजर आई। यहाँ आदमियों की आवाजें भी आ रही थी। सुधा की आंखें इंतकाम की आग में एक बार फिर चिंगारियां छोड़ने लगी। रघु, पटेल के आदमी यहाँ मौजूद हैं। मैंने 2 आदमियों को कांधों पर बॉक्स उठाए दरख्तों में से निकलकर किश्ती की तरफ दौड़ कर जाते देखा। ये लोग यहाँ से भाग रहे थे। मैंने सुधा नगनी से कहा, तुम यहाँ दरख्त के पीछे छुपकर मेरे जाने की थोड़ी देर बाद फायर कर देना। इसके जवाब का इंतजार किए बगैर मैं झाड़ियों और गिरे पड़े दरख्तों को फलांग कर जंगल का छोटा सा चक्कर काट कर दूसरी तरफ निकल आया। यहाँ से मुझे मोटर किश्ती साफ नजर आ रही थी। इस पर एक बुक्स लादा जा चुका था और 3 आदमी दूसरा बुक्स ला रहे थे। मैं इस किश्ती पर कब्जा करना चाहता था। मैंने झुककर किश्ती की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया कि सुधा के फायर से जंगल गूंज उठा। कश्ती में बुक्स लाने वाली आदमी बुक्स वहीं छोड़कर दरख्तों की तरफ भागे। मैंने 3-4 छलांगे लगाई और मोटर किश्ती में कूदकर पोजीशन संभाल ली और पे दर पे भागते हुए आदमियों पर फायरिंग शुरू कर दी। दोनों आदमी वहीं ढेर हो गए। एक भागकर दरख्तों में बनी हुई एक झोंपड़ी में घुस गया। इस झोंपड़ी के बाहर धुआं उठ रहा था। झोंपड़ी की दूसरी जानिब भी बंदूक का फायर होने लगा। इसका मतलब था कि झोंपड़ी में पटेल और उसके गुंडे मौजूद थे। मैंने गर्दन घुमाकर मोटर किश्ती का जायजा लिया। ये एक मीडियम साइज की मोटर लॉन्च थी। अस्ट्रेरंग शीशे की स्क्रीन के पीछे था। मैंने तेजी से जीना उतरकर नीचे जाकर देखा, किश्ती खाली पड़ी थी। मैं ऊपर आ गया। किश्ती का रिस्सा या लंगर जमीन में गड़ी हुई मेख के साथ बंधा था। सुधा की राइफल के 2 मजीद फायर मैंने सुने। वैसे वो खतरे में भी थी।
झोंपड़ी में से निकलकर ये गुंडे उसे घेरे में ले सकते थे। मैंने किश्ती में से साहिल पर छलांग लगाई और झोंपड़ी की दीवार से कुछ फासले पर दरख्तों के पीछे मैं आ गया। फिर रेंगता हुआ झोंपड़ी के सामने वाले दरवाजे की तरफ घूमा। गुंडे उधर ही से फायर कर रहे थे। मैंने दरख्त के पीछे से जरा सा सर बाहर निकाल कर देखा कि झोंपड़ी के अकब में 4 आदमी एक मोर्चा बनाए बैठे थे। बंदूकों की नालियां उन्होंने लकड़ी के बड़े बड़े बक्सों के सुराखों में से बाहर निकाली हुई थी और करीब ही कारतूसों की 6-7 बेल्टें पड़ी थी। झोंपड़ी का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसके अंदर से अचानक भारी भरकम मगर घबराई हुई आवाज आई, अबे नमक हरामो, तुम में से 2 आदमी मुझे लेकर मोटर बोट पर पहुंचाओ। 4 में से एक आदमी उठा और बंदूक कंधे पर रखकर बोला, पटेल बाबू इधर से फायर आ रहा है, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। ये आदमी बराह रास्त मेरी राइफल की जद में आ चुका था। मैंने लबलबी दबा दी। तड़ाक की आवाज के साथ ये आदमी अपनी जगह से 3 फीट ऊपर उछलकर धड़ाम से टेढ़ा मेढ़ा होकर नीचे गिर पड़ा। उसके साथ ही मैंने फायरिंग शुरू कर दी और बाकी के 3 आदमियों को भी वहीं ढेर कर दिया। मेरे ख्याल में अब मैदान साफ होना चाहिए था। झोंपड़ी में पटेल को जैसे सांप सूंघ गया था। वो खौफ के मारे बाहर नहीं निकल रहा था। मैं उछलकर दरख्तों में से बाहर आया और झोंपड़ी की तरफ रेंगने लगा। किसी जानिब से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दरख्तों के सारे परिंदे डर कर उड़ गए थे। झोंपड़ी का दरवाजा इसी तरह नीम हुआ था। मैंने राइफल का रुख दरवाजे की तरफ करके बिला आवाज हिंदी में कहा, अंदर जो कोई भी है हाथ उठाकर बाहर आ जाए। मैं कुछ नहीं कहूंगा, जल्दी करो नहीं तो मैं फायर कर दूंगा। झोंपड़ी में से पटेल की वही भारी भरकम आवाज आई। इस बार आवाज शिद्दत से कांप रही थी। मुझे जान से नहीं मारोगे ना? मुझे जान से ना मारना, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे दूंगा। ये पटेल के सिवा और कोई नहीं हो सकता था। सुधा नगरी मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। उसने मेरी आवाज सुन ली थी। महाज भी खामोश था। वो जंगली घास में से तेजी से गुजरती हुई मेरे पीछे आकर जमीन पर ऊंधी लेट गई। मुझे ये स्याह फाम लड़की भी अब कमांडो लगने लगी थी। मैंने अपनी आंखें दोबारा झोंपड़ी के अध खुले दरवाजे पर गाड़ दी। अब सुधा की राइफल का रुख भी दरवाजे की तरफ था। मैंने बुलंद आवाज में कहा, पटेल बाहर निकल आओ, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। चंद सेकंड बाद दरवाजा चिरचिराने की आवाज आई। फिर एक फूली हुई तोंद वाला ठिगना सा जर्द रू गंजा आदमी दोनों हाथ सर पर रखे थर थराता हुआ नमूदार हुआ। उसने सिल्क का इंतहाई बेशकीमत धोती कुर्ता पहन रखा था। पाँव में गुजराती चप्पल थी। मौत के खौफ से वाकई उस पर लर्जा तारी था। मैंने जमीन पर लेटे लेटे उससे पूछा कि उसके बाकी साथी कहाँ हैं। उसने कपकपाती आवाज में कहा, सब मारे गए ठाकुर, सब मारे गए। सारा किया धरा इन्हीं का था। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी सोने की अंगूठी ले लो, मेरे साथ चलो, तुम्हें 1 लाख रुपया जहां कहोगे पहुंचा दूंगा। बक्स में 5000 रुपए हैं, वो भी तुम ले लो ठाकुर, तुम ले लो। मैंने अपनी जगह से उठते ही एक लात मारकर झोंपड़ी का दरवाजा धड़ाक से खोल दिया और राइफल तान कर चिल्लाया, कोई है तो वहीं खड़ा रहे। मैं झोंपड़ी में घुस गया। झोंपड़ी खाली पड़ी थी। एक जानिब चारपाई पर शानदार बिस्तर लगा था। मैं बाहर निकल आया। पटेल को सुधा नगनी ने अपनी राइफल की जद में ले रखा था। पटेल उसी तरह अपने हाथ सर पर रख के खड़ा था। मैंने सुधा नगनी को इशारे से बुला लिया। हम दोनों की शक्लें देखकर पटेल की रही सही हिम्मत भी जवाब देगी। सुधा नगनी के स्याहफाम चेहरे, कैसरी आंखों और कलाई से लिपटे सांप को देखकर तो उसके पसीने छूट गए। मेरी अपनी शक्ल भी किसी खून पी जाने वाले दरिंदा सिफत डाकू से कम न थी। मैंने पटेल का एक हाथ नीचे गिरा दिया। हाथ नीचे कर लो पटेल, तुम सुधा के शिकार हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। पटेल ने सुधा के आगे हाथ जोड़ दिए। नाग देवी जी मुझे माफ कर दो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। सुधा नगरी ने राइफल कांधे से लटका रखी थी। उसने अपनी कलाई से लिपटे सांप के सर पर हाथ फेरते हुए फुनकार नमा आवाज में पूछा, मच्छरों की झोंपड़ियों को किसने आग लगाई? मेरे माता पिता, मेरे भाई बहनों और बच्चों पर किसने गोलियां चलाई? पटेल ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, देवी मियाँ, ये सब कुछ इन गुंडों ने किया था, मैंने तो इन्हें मना किया था। सुधा नगनी ने गजबनाक होकर कलाई वाला सांप पटेल के चेहरे के करीब कर दिया। इन गुंडों को यहाँ कौन लाया था? बोल बोल। सुधा ने सांप को मजीद करीब कर दिया। पटेल की आंखें दहशत के मारे उबल पड़ी और फिर वो बेहोश होकर चकराया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। मैंने सुधा से कहा, इसका काम तमाम करो और वापस अपने टीले पर चलो। सुधा नगनी ने बेहोश पटेल के गंजे सर पर हाथ फेर कर कहा, मैं तो इसे प्यार करूंगी रघु, तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? अब मैं इस गंजे पटेल से प्यार करूंगी। ये लो, तुम मेरे बेटे को पकड़ो।
उसने कलाई वाला सांप उतार कर मेरी तरफ फेंका। सांप हवा में उछलकर मेरे बाजू के साथ आकर चिमट गया। मुझे पसीना तो जरूर आ गया, मगर सांप ने मुझे कुछ ना कहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये वैसी तामल लड़की पटेल के साथ किस किस्म का प्यार करना चाहती है। मेरे देखते ही देखते सुधा नगनी ने अपना मुंह पटेल के गाल पर रख दिया। फिर वो गहरे गहरे सांस लेने लगी। मैं अपनी जगह पर साकत खड़ा उसे तक रहा था। जब वो पीछे हटी तो पटेल के गाल से स्याह रंग का खून बह रहा था। सुधा नगनी इस नागन वैसी लड़की ने पटेल के गाल को काट कर अपने दांतों का जहर उसके खून में शामिल कर दिया था। सुधा ने पटेल के पेट पर लात मारकर कहा, इस राक्षस को इस तरह मारना चाहती थी। लात मारने से पटेल को होश आ गया। उसने गर्दन उठाकर अपने जिस्म को देखा कि गोली तो नहीं लगी। उसके गाल से खून के स्याह कतरे उसकी बेदाग कमीज पर गिरे तो उसने अपने गाल को हाथ लगाकर देखा, ये जहर है राक्षस, ये मेरे इंतकाम का जहर है। पटेल का मोटा भद्दा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता लरजने लगा, अपनी गर्दन को मसलने लगा। उसकी हल्क से हल्की सी चीख निकली जो एक खरखराहट में तब्दील हो गई थी। उसके हाथ जमीन पर गिर पड़े। नाक से स्याह खून जारी हो गया। जिस्म की लर्जिश रुक गई और गर्दन एक तरफ को ढिलक गई। अब उसके कान से भी स्याह खून बह रहा था। सुधा नगनी ने एक वहशियाना कहका लगाया और राइफल उठाकर पटेल के पेट को निशाना बनाया और दाई से फायर कर दिया। पटेल का सारा जिस्म उछला और तोंद हल्के से धमाके से फट गई और अंतड़ियां बाहर को उबल आईं। मैंने सुधा नगनी का बाजू थामा और उसे घसीटता हुआ दूसरी तरफ ले गया। सुधा नगनी पर वहशत सवार थी। शायद वो पटेल की लाश को कच्चा चबा जाना चाहती थी। वो मेरे बाजुओं से निकल जाती थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और झोंपड़ी की दूसरी तरफ ले जाकर एक मटके से पानी पिलाया। वो जमीन पर बैठ गई। फिर अपने माता पिता को याद करके देर तक रोती रही। मैं उसके सर पर हाथ रखे उसे दिलासा देता रहा। जब उसकी तबीयत को कदरे सुकून आया तो हम मोटर कश्ती में आ गए। उसकी तलाशी ली। बक्स को खोल कर देखा। उसमें सवाए ऊट पटांग चीजों और मजदूरों के खातों के और कुछ न था। एक बॉक्स बाहर साहिल पर गिर पड़ा था। उसे खोला तो उसमें से साफ सुथरी धोतियां, कुर्ते और 4 नई चप्पलें बरामद हुई। एक रुमाल में 2000 रुपए के करेंसी नोट लिपटे हुए थे। हमने ये चीजें एक गठरी में डालकर मोटर कश्ती में रख दी। अब वापस झोंपड़ी की तलाशी लेने आए। देखा कि पटेल की लाश गल सड़ गई थी और उस पर कीड़े मकोड़े रेंग रहे थे। सख्त बदबू आ रही थी। हमने झोंपड़ी में जाकर तलाशी ली। यहाँ दीवार के साथ आटे चावल की बोरियां, घी के डिब्बे वगैरह पड़े थे। एक बड़ी कीमती राइफल और गोलियों का बेल्ट दीवार से लटका था। ये शायद पटेल की अपनी राइफल थी। कम बख्त इस कदर बुज़दिल था कि उससे कोई काम न ले सका। हमने कपड़ों की गठरी भी वहीं पलंग के बिस्तर पर फेंक दी। लाश की बदबू अंदर तक आ रही थी। हमने बाहर आकर इधर उधर से खुशक टहनियां, पत्ते और सूखे दरख्तों के गिरे पड़े कंधे और कोने में जमा लकड़ियां लेकर पटेल की लाश पर फेंकी। फिर दूसरे आदमियों की लाशों को भी घसीट कर वहीं ढेर किया और दरख्तों के कंधे लुढ़का कर लाशों पर डाले और आग लगा दी। सुधा, इन लाशों को जलने दो, चलो हम वापस टीले पर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। वापस टीले पर आए तो बूढ़े मछेरे की लाश भी बदबू देने लगी। सुधा के कहने पर हमने बूढ़े की लाश को दरिया की लहरों के सुपुर्द कर दिया। झोंपड़ी के बाहर बैठकर हमने दिन का बचा हुआ खाना यानी मछली और जवार के आटे की रोटी खाई, पानी पिया। मैं दरख्तों वाले मोर्चे के साथ टेक लगाकर नीम दराज हो गया। सुधा झोंपड़ी के सामने आलती बालती मारकर बैठ गई। मुझे फौरन नींद आ गई। वो रात हमने टीले वाली झोंपड़ी में ही बसर की। दूसरे दिन हम पटेल के डेरे पर आए तो देखा कि लाशें जलकर स्याह हो चुकी हैं। हम अपनी राइफलें और दूसरी 4 बंदूकें भी उठाकर उस झोंपड़ी में ले आए। यहाँ पटेल का शेव का सामान, तेल, कंघी और खुशबूदार तेल और तौलिया भी था। एक ट्रंक में उसके कपड़े भी पड़े थे। मैंने सबसे पहले सेफ्टी रेजर से शेव बनाई, अपनी मूंछें कैंची से कतरी, फिर दरिया पर जाकर साबन मल कर गुस्ल किया। अपने खाकी गंदे फटे पुराने कपड़े उतारकर सफ़ेद धोती और सफ़ेद कुर्ता पहना। पाँव में पटेल की नई चप्पल डाली। इतने में सुधा नगनी भी नहा धोकर आ गई। उसने बालों में तेल डालकर उसे धोया, फिर मुझे देखती ही रह गई।